गाड़ी भाई बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज करती है अपने टायरों में से। ल्यूशन जब मैंने सर्विस सेंटर में इन दोनों चीजों का पूछा तो उनका यही कहना था कि भैया कोई अपडेट नहीं है इन गाड़ियों के ऊपर। भाई ब्लैक बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन मैंने 160 टेस्ट करा रखी है, उसके बाद भी जब सर्विस सेंटरों के धक्के खाने पड़ते हैं तो काफी सारे एक्सपीरियंसेस खराब हो जाते हैं आदमी के गाड़ी के रिलेटेड। टॉप वेरिएंट लेते हो तो इसमें आपको ना दिक्कतें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करते हैं नए वीडियो में। भाई ये है महिंद्रा थार 3 डोर रियर व्हील ड्राइव फेसलिफ्ट। और भाई ये गाड़ी मेरी अपनी गाड़ी है। तो मैंने लास्ट वीडियोस में काफी सारे इस गाड़ी के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, लेकिन आज भाई मैं इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 10,500 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आप लोगों के सामने एक ओनरशिप रिव्यू लाया हूँ अपना ही। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो महिंद्रा थार 3 डोर फेसलिफ्ट बाय करने का तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ऐसी छोटी मोटी गाड़ी तो ये है नहीं, 14.5-15 लाख रुपए तक की आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलती है। टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, LXT की। बेस वेरिएंट इससे 2-2.5 लाख रुपए सस्ता पड़ जाता है आपको एक शोरूम, और भाई उसकी कीमत आपको अराउंड 12.5 या फिर 13 लाख रुपए के करीब देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो इसमें आपको ना दिक्कतें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। बेस वेरिएंट वाले फिर भी आफ्टर मार्केट काम करा के भाई कम पछताते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट लेने वाला तो भाई कुछ भी नहीं कराता, और उसके बाद भी जब सर्विस सेंटरों के धक्के खाने पड़ते हैं तो काफी सारे एक्सपीरियंसेस खराब हो जाते हैं आदमी के गाड़ी के रिलेटेड। आज भाई मैंने अपने सारे ही पॉइंट्स अपने इस फोन के अंदर लिख लिए हैं, और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव्स गिनवाने वाला हूँ, क्योंकि पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। मैं भी पहले आपको नेगेटिव्स बताने के बाद इस गाड़ी के पॉजिटिव्स बताऊंगा। 10,000 किलोमीटर जैसे मेनली मैंने गाड़ी चलाई है, गाड़ी चलाने में कैसी है, गाड़ी का खर्चा कितना आया था सर्विस वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी, सर्विस सेंटर के क्या हाल चाल है महिंद्रा के। इसके अलावा मेरे पास एक और व्हीकल है महिंद्रा थार रॉक्स, जो कि भाई इससे ज़्यादा खतरनाक है अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि वो ग्लिच में ही फंसा हुआ है। ये गाड़ी फिर भी मैं उससे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। उसी के साथ साथ आप किस क्राइटेरिया में फॉलो करोगे आपको थार लेनी चाहिए या नहीं, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता ही दूंगा। अब भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई पॉजिटिव नेगेटिव वीडियो नहीं है, ये 1-2 करके बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गाड़ी मैंने कब ली थी। दिसंबर में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, 9 तारीख को मैं अपने घर लेके आया था इस गाड़ी को। 9 दिसंबर, आज भी मुझे डेट याद है भाई, बहुत ही बढ़िया दिन था। ये गाड़ी मैं अपने घर लाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी ये गाड़ी। बस मैं 2-2.5 साल से इसीलिए रुका हुआ था कि भाई मतलब उस टाइम इसमें फीचर्स वगैरह ऐसे कुछ खास नहीं आते थे। उस टाइम ये गाड़ी मतलब इतनी प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगती थी, पर इसमें पीछे AC दे दिया और आर्मरेस्ट दे दिया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखने के बाद भाई मेरा मन बन गया इस गाड़ी के ऊपर। तो ये गाड़ी हम लोगों ने ले ली। इन गाड़ियों के ऊपर भाई ब्लैक बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ मारामारी कैसी है थार की। भाई कुछ मारामारी नहीं है। अगर आपके नज़दीकी डीलरशिप, जैसे कि मैं Tier 3 सिटी में रहता हूँ, मेरठ में रहता हूँ, मेरे यहाँ ये गाड़ी मुझे खड़ी हुई दिख गई, मैंने हाँ करी और भाई ये गाड़ी मैं अपने घर ले आया 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। ब्लैक इस गाड़ी के ऊपर भाई जाता है, जरूर जाता है, लेकिन ब्लैक बोल के नहीं जाता है। इसके ऊपर मुझे एक्सेसरीज चेपी गई थी कि आप भाई इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग कराओ, और भाई इसके ऊपर आप एक्सेसरीज लो, आर्मरेस्ट वगैरह लो, ये सब चीज़ें करके मतलब 50,000 रुपये आपसे ऐंठे जाएंगे हर तरीके से, अगर आपको तुरंत के तुरंत या फिर आपको टॉप मॉडल गाड़ी चाहिए। और बेस मॉडल के ऊपर तो भाई और ज़्यादा मारा मारी है। अगर आपका जुगाड़ ना हो तो महिंद्रा में आपको कुछ नहीं हो सकता फिर। उसके बाद भाई ये नंबर जो आप देख रहे हो ये चॉइस का था, उस हिसाब से लगा के ये मुझे 14.5 लाख की पड़ गई थी। उस टाइम मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी लगी थी, क्योंकि 14.5 लाख रुपये में भाई मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था देखने के लिए। अगर मैं जाता भी तो मैं वरना की तरफ चला जाता, लेकिन वरना का फेसलिफ्ट आने वाला था, इसलिए मैं उसकी तरफ गया नहीं था। अब ऊंची गाड़ी ले ली, थार ले ली। अब थार लेने के बाद आपको सबसे पहले दिक्कतें क्या क्या देखने के लिए मिलेंगी वो बताता हूँ। टॉप मॉडल आपने ले लिया, फिर भी इसके अंदर हेलोजन बल्ब आते हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प देखने के लिए मिलेंगे, वो भी हेलोजन देखने के लिए मिलेंगे। थ्रो बहुत ही बेकार है इस गाड़ी का, कि रात के टाइम आप इस हेलोजन बल्ब, भाई 2026 में जी रहे हो, टॉप मॉडल ले रहे हो, हेलोजन बल्ब भाई नहीं है कामयाब। आपको लोकल रोड्स पे सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप हाईवे पे चढ़ोगे, हाईवे पे आपकी गाड़ी में से कुछ थ्रो ही नहीं निकलेगा, आप दुखी हो जाओगे। थोड़े दिनों बाद आप भी मेरी तरह LED लगवाओगे। ये था भाई इसका सबसे पहला नेगेटिव। उसके बाद भाई रियर व्हील ड्राइव मेरी अपनी चॉइस थी, और 4x4 अगर मैं लेता तो मैं अपनी गाड़ी को तोड़ता फिरता, ये सब मेरी अपनी चॉइस थी। बट भाई रियर व्हील ड्राइव लेना आप तभी जब आपको ये पता हो कि आप साल में 1 या 2 बार ही पहाड़ों पे जाओगे, आपका कोई ज़्यादा रफ यूज़ नहीं है। नहीं तो भाई ये गाड़ी 4x4 में ही ज़्यादा केपेबल है। 4x2 में भाई मैं इसके ट्रांसमिशन या फिर मैं इसके टायर घूमने वाली रोटेशन इन सब को नहीं बोल रहा भाई, इसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन आता है। मैं इसके बाद स्कॉर्पियो क्लासिक या फिर अपनी थार रॉक्स ही ड्राइव करता हूँ जब, तो भाई मुझे वो गाड़ियाँ ज़्यादा पावरफुल फील होती है। ये गाड़ी अंडर पावर कहीं से भी नहीं है। अगर आप इसे ये सोचोगे कि ये गाड़ी अंडर पावर है, भाई ये गाड़ी ठीक ठाक चल लेती है, बट ये गाड़ी उनके जितना पंची फील नहीं होती। 3000 RPM के बाद गाड़ी रोती है। थर्ड गियर में गाड़ी की दिक्कत है, जो कि अभी मैं आपको जब ड्राइव करूंगा तब बताऊंगा ही। बट गाड़ी में छोटी मोटी काफ़ी सारी कमियां हैं, जो कि मैं आपको ड्राइव करते हुए तो वैसे बताऊंगा ही। गाड़ी के अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं जो कि Day 1 से आपको देखने के लिए मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज करती है अपने टायरों में से। अब भाई बोलोगे ये क्या
क्या नई प्रॉब्लम बता रहे हो आप भाई। ये गाड़ियां ना टॉर्क पे खेलती हैं। इसके अंदर 300 Nm का टॉर्क है, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। जब फ्रंट व्हील ड्राइव से इसके ऊपर शिफ्ट होगे ना आप, तो आप सोचोगे कि इसमें गियर डाल के छोड़ देता हूँ, इस देनी नहीं पड़ती ट्रैफिक में। भाई आप सेकंड थर्ड गियर लगा के छोड़ दोगे, गाड़ी आगे को चलने लगेगी, आप ब्रेक ही मारते रहोगे, इंजन ब्रेकिंग का यूज करोगे, आपके ब्रेक पैड जल्दी घिसेंगे। फिर ये चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है इस गाड़ी के अंदर। चलो भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं। अब गाड़ी के अंदर ले जाके आपको दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर भाई काफी सारी चीजें चेंज करी थी। इन चीजों की वजह से ही मैंने इस गाड़ी को परचेज किया था। इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद भाई इसकी ये सीट्स और इसकी ये रूफ लूज पड़ जाती है। लूज किस तरीके से पड़ जाती है मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मैं इस गाड़ी को ना स्पीति वैली लेके गया था, तो वहाँ पे भाई ओवरऑल आपको भाई 1000 किलोमीटर पहाड़ों पे ही चलना पड़ता है। अगर आप स्पीति जाते हो शिमला की तरफ से, तो भाई पहाड़ों पे कहीं पे बहुत अच्छे रोड्स बना रखे हैं, कहीं पे मतलब रोड्स ही नहीं है। उस चक्कर में मेरी गाड़ी हो सकता है लूज पड़ गई हो, आपकी ना पड़े। बट मैंने अपनी गाड़ी को भाई पूरे तरीके से टाइट करवाया। इसकी ये सीट्स बजने लगी थी, इन सबको मैंने टाइट करवाया। उसके बाद भाई आप ये इंटीरियर देखो। अब ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, पर मैं नेगेटिव में गिनना चाहूंगा इस चीज को भी। इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट लिया है, इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होना चाहिए था। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाई मुझे 1 या 2 नंबर पे इसे स्विच करने में दिक्कत आ रही है। भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। उसमें टेम्परेचर होता है, जैसे आप घर में एसी चलाते हो उस तरीके से उसमें टेम्परेचर होता है। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्प करती है ड्राइव करते टाइम। आपको बार बार ये सब छेड़ना नहीं पड़ता। जैसे कि टॉप वेरिएंट ले रखा है, इसके ऊपर भाई लेदर वाला आपको स्टीयरिंग नहीं देखने के लिए मिलता। वैसे मेरी कराने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे OEM फिनिश वाला चाहिए। अगर आपके किसी नोन में हो तो भाई मुझे बता भी देना कमेंट सेक्शन में, मैं करा लूंगा। आप गाड़ी देख सकते हो भाई मेरी 10,562 किलोमीटर चल चुकी है। थोड़ा सा अब इसकी पावर फिगर्स के साथ बात करते हैं। इंजन इसमें 1.5 लीटर का है, 115 bhp, 300 Nm का टॉर्क है। भगाई मैंने कितनी है आज तक भाई, मैंने 160 टच करा रखी है। स्टेबिलिटी की बात बताऊं, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है इस गाड़ी के अंदर। जब आप 160 भगाओगे ना, आप ऐसे नहीं भगा सकते जैसे मैं थार रॉक्स या स्कॉर्पियन भगा लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे पकड़ के एक हाथ से कि एक हाथ से आप कुछ कर रहे हो। और भाई वैसे तो इतनी स्पीड भगानी ही नहीं चाहिए। आप भगा भी रहे हो तो पूरे अटेंटिव रहो रोड के ऊपर, लेकिन भाई इस गाड़ी में आपको बैठ के अटेंटिव ही रहना पड़ेगा। इसका स्टीयरिंग भाई बहुत बुरी तरीके से वाइब्रेट कर रहा होता है। अगर आप हल्का सा भी मोड़ दो तो गाड़ी भाई बक्से जैसी गाड़ी है, पूरी पलट जाएगी। आपको पता है इस चीज का। पहली बात तो भगाओ ही मत, और भगा रहे हो तो 160 तक तो भाई ये आराम से चली जाती है। थोड़ा सा जोर मारती है अपना 120-130 के बाद, लेकिन भाई आराम से 160 खिंचती चली जाती है। यहाँ पे RPM रहते हैं इसके, और फील दे देती है भाई पर पूरा। ब्रेकिंग की बात भी कर लेते हैं। जब भगा रहे हैं तो ब्रेक भी मारेंगे भाई। ब्रेक्स कैसे हैं गाड़ी के? ब्रेक्स अगर मैं ओवरऑल बताऊं, अगर आप इस गाड़ी को 2 दिन चलाओगे तो आप इस गाड़ी के इतने यूज टू हो जाओगे। ब्रेक्स इस गाड़ी के अंदर ठीक ठाक देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार है, आप खड़े हो जाओ ब्रेक्स पर और ब्रेक्स नहीं लग रहे। अगर आप इस गाड़ी के अंदर अभी जैसे 18 इंच के अलॉय आते हैं, अगर आप इस गाड़ी के अंदर OEM फिनिश हटाकर कुछ 20 इंच 22 इंच की तरफ आप जाते हो, तो भाई आपकी गाड़ी की ब्रेक्स भी खराब हो जाएंगे, आपकी हैंडलिंग भी खराब हो जाएगी, आपका पूरा एक फील खराब हो जाएगा सिर्फ शौक के चक्कर में। बट 18 इंच के साथ इसके ब्रेक्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैंने पहाड़ों पे भी पूरे तरीके से ट्राई किए। इसके ब्रेक्स मेरी तरफ से तो अप्रूव्ड है, मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब आगे 2 डिस्क ब्रेक आते हैं, पीछे। आप इसी का कंपैरिजन अगर XUV 700 या फिर अपना स्कॉर्पियो N वगैरह से करोगे तो भाई उनके ब्रेक्स तो बहुत ही लाजवाब है, बट इसके भी ठीक ठाक है इस कैरेक्टर के हिसाब से। बात कर लेते हैं भाई थोड़ी सी ओवर एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे कि टॉप वेरिएंट आपने ले लिया, आप भाई अपना पैसा लगा रहे हो, अपनी इच्छा से लगा रहे हो। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं टॉप मॉडलों में भाई जान झोंके रखते हैं। महिंद्रा का अलग ही है भाई। महिंद्रा का कहना है टॉप मॉडल लो तो आपकी जान ही ना निकाल ले। ये आप क्लस्टर देख पा रहे हो, ये थार रॉक्स में भी आता है और उनके इस वेरिएंट्स में आता है। ये भाई ये क्लस्टर चलते चलते गाड़ी के अंदर इसका पता नहीं कपलर हटता है क्या होता है, ये पूरा बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है एक तरीके से, और 1 सेकंड के बाद ये दोबारा स्विच ऑन हो जाता है। सेम एज भाई ये आपकी जो टच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जो कि बड़ी डिस्प्ले करती है। वायरलेस कारप्ले नहीं आता इसमें, मैंने एक आफ्टर मार्केट डिवाइस लगा रखा है। इसके अंदर आपको ऐसा UI देखने के लिए मिल जाएगा, और ये सफिशिएंट है भाई आपको एडवेंचर स्टैट्स वगैरह। पहले वाली ज़्यादा मतलब मुझे एक्यूरेट लगती थी। इसके अंदर थोड़ा सा ना मतलब हर रॉक्स वाली थीम डाल के थोड़ा सा अलग हटके गए हैं लोग, पर ठीक लगता है भाई, मुझे ये पसंद है। इसी के चक्कर में मैंने ये गाड़ी भी मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा फाइनलाइज करी थी। ये भी बार बार भाई स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब चलती गाड़ी के अंदर एकदम से ही स्विच ऑफ हो जाएगा ब्लैंक एकदम, और उसके बाद महिंद्रा का लोगो बन के आएगा। और एक बार नहीं कि ऐसा चलते चलते एक बार हो गया हो भाई, चलते चलते एक बार बंद होते ही भाई रीस्टार्ट नहीं हो पाता, कई बार दोबारा बंद होने लगता है, दोबारा बंद होने लगता है। फिर भाई आप मतलब अपने आप इसकी तरफ फिर आपकी नज़र ही हट जाती है, अपने आप हो जाएगा ठीक। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ल्यूशन जब मैंने सर्विस सेंटर में इन दोनों चीज़ों का पूछा तो उनका यही कहना था कि भैया कोई अपडेट नहीं है। मैंने उनसे कहा कपलर वगैरह कुछ चेक कर लो, बोलने लगे अगर कपलर लूज होता तो ये चलती ही नहीं, हम चेक नहीं करेंगे, कोई अपडेट आएगा तो हम आपको कॉल पे बता देंगे, आपके पास अपने
अपने आप कॉल आ जाएगा, ये वो इधर उधर की चीजें नहीं है महिंद्रा की तरफ से सपोर्ट इन डिस्प्लेस के अंदर। अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो आपकी ये डिस्प्ले बंद होगी ही होगी। और सट्टा एक तरीके का महिंद्रा की गाड़ी, क्या पता आपकी ना भी हो, अगर बंद होने लगी ना तो भाई समझ जाना कि आप फंस गए हो और अब आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, आपकी गाड़ी की डिस्प्ले बार बार बंद होगी। अब भाई बात कर लेते हैं कैपेबिलिटीज की। भाई बहुत ज्यादा कैपेबल गाड़ी है। मैंने स्पीति में कोई ऐसी जगह नहीं कि मैंने इसे गाड़ी को ना चढ़ाया हो। मैंने नदी के अंदर गाड़ी को जाके भाई डोनट भी मारे हैं वहाँ पे, बहुत मतलब फन किया है स्पीति के अंदर। स्पीति रोड ट्रिप के बाद भाई मैं समझ गया हूँ, अगर आपको ये गाड़ी सिर्फ मिल जाए, स्नो ना मिले, मड भी मिल जाए चाहे, भाई मतलब वो वाली नहीं कि आप एकदम खेत में ही घुसा दो, भाई उस चीज़ के लिए ये गाड़ी नहीं है। ये फंस जाएगी तुरंत के तुरंत। अगर हल्की सी भी मिट्टी कहीं गीली हो तो ये बैठने लगेगी पीछे से। उन सब चीज़ों के लिए तो 4x4 ही है, बट वो इससे 2-3-4 लाख रुपए महंगी आती है, तो वो आपकी इच्छा है। इस गाड़ी के अंदर भाई आपको फन मिल जाएगा पूरे तरीके से, वही थार वाला कैरेक्टर और वो सब चीज़ें। अब बढ़िया चीज़ें बता देता हूँ भाई। माइलेज अभी भी अगर मैं आपको ले जाके दिखाऊँ इस गाड़ी के अंदर तो मुझे दे रही है 15.1 का। एक फुल टैंक में भाई 600, 650, 700 किलोमीटर चल जाती है। 40 लीटर का इसका टैंक है। अगर आप पूरा 40 फुल कराओगे, मतलब रिजर्व की लाइट आने तक 700 किलोमीटर चल जाती है। उसके बाद भी आप इस गाड़ी को 70-80 किलोमीटर खींच सकते हो। तो माइलेज वैसे भी इस गाड़ी के अंदर बैठे कोई नहीं देखता, और अगर आप देखोगे भी तो भाई आपको ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। इसके सारे जो इक्विपमेंट्स हैं भाई आपको विजिबल रहेंगे। इन सबको भी भाई टाइट करवा लेना सर्विस सेंटर जाके, ये बच जाते हैं। अब भाई गाड़ी को ड्राइव करने लेके चलते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा फन तो ड्राइव करने में ही है। और नेगेटिव में मैं ये नहीं गिनूंगा कि 2 दरवाजे हैं, पीछे बैठने में दिक्कत होती है। भाई पीछे सफिशिएंट स्पेस है, आपको चढ़ने उतरने में हो सकती है दिक्कत, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, इसलिए मैंने ये गाड़ी ले ली थी। तो अब चलते हैं भाई इस गाड़ी को लेकर और इसका डोर वगैरह बंद करते हैं। देखो अब जैसे कि इस गाड़ी के अंदर 6 गियर पहले से ही आते हैं, और 1.5 लीटर का जो इंजन है इस गाड़ी के अंदर, वो इसे कैसी पावर वगैरह देता है वो सब मैं आपको बताऊंगा अब चलाते हुए गाड़ी को। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलेगा, और मैं इतना ज़्यादा यूज टू हो चुका हूँ इसके कि अब मुझे इसी में मज़ा आता है भाई। मुझे स्मूथ गाड़ियों में मज़ा नहीं आता ज़्यादातर। देखो इसके इंजन की आवाज़ सुनना, अब आप थोड़ी सी फील भाई आपको ट्रैक्टर जैसी आएगी इस गाड़ी के अंदर इसके इंजन साउंड की वजह से। लेकिन भाई इस चीज़ के जैसे ही आप 2 दिन में यूज टू हो जाओगे, आपको मज़ा आने लगेगा। अब मैं भाई इस गाड़ी को रोड पे लेके आ चुका हूँ। गाड़ी का ना स्टीयरिंग कभी भी अपने आप वापस नहीं आता, मतलब पूरा एक्यूरेसी से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील्स आते हैं। अब देखो भाई सेकंड गियर लगा दिया है, 2000 आरपीएम पे ले गया गाड़ी, थर्ड गियर लगा दिया। थर्ड गियर लगाते ही मैंने एक पहले भी वीडियो में बोला था कि भाई इसके थर्ड गियर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाड़ी के थोड़े से एरोडायनेमिक्स की बात करते हैं। मैं इस गाड़ी को जनरली चलाता हूँ भाई 100 से नीचे, क्योंकि 100 के ऊपर भाई इस गाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस मुझे तो नहीं आता। 160 वो वाली बात है भाई, कभी कभी खींच लो, दोस्तों यारों के साथ बैठे हो, आप खींच के दिखा रहे हो उन्हें, तो भाई तब मज़ा आ जाता है। लेकिन आप यूजुअली तो इसे ऐसे नहीं चलाओगे, 100 तक ही चला पाओगे। और फैमिली को बिठा कर तो भाई मैं आपको यही कहूँगा 85-90 के अप्रॉक्स ही चलाना है इस गाड़ी को, क्योंकि अगर कट वट मार के दिखाओगे ना उन्हें, अगर आप इतनी हाई स्पीड पे कट मारने आपको पड़ जाते हैं भाई कई बार। ऐसा नहीं है कि आप एग्रेसिव वैसे ही चलते हो, डिफेंसिव वे में भी आपको कई बार कट वट मार के बचानी पड़ जाती है अपनी गाड़ी। हर कोई इतना अक्लमंद नहीं होता रोड पे कि वो आपको बचा के चलेगा, सब अपने आप को बचा के चलते हैं सड़क पे। तो भाई ये गाड़ी फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ये गाड़ी झूल जाती है पूरे तरीके से, और आपको बाद में पैनिक सिचुएशन में डाल सकती है ये गाड़ी। अब भाई इस गाड़ी को ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैं पहाड़ों पे भी लेके गया, प्लेन्स में भी मैं चलाता हूँ, प्लेन्स में इसने मुझे ये माइलेज दिया। पहाड़ों पे ये मुझे 12.7 दिखा रही थी। पहाड़ों पे भाई डिक्लाइन भी आता है और इंक्लाइन भी आता है, तो इंजन ब्रेकिंग का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा। और गाड़ी ना कभी भी आपको माइलेज ऐसे नहीं देगी कि आप स्लो चलाओ तो आपको माइलेज देगी। इंजन ब्रेकिंग आप जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे, क्लच का यूज़ आप कितना ज़्यादा कम करते हो, तब आपको ये गाड़ी माइलेज देगी निकाल के। उन सिचुएशंस में भाई इसने मुझे, मैंने जब घर आके कैलकुलेट किया, 14.5 का माइलेज दिया था पूरी ट्रिप पे। तो भाई मैं मोर देन सेटिस्फाई था इस रियर व्हील ड्राइव वाली थार से। और मैं आज भी कहता हूँ 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद, मेरा जो फॉर्म फैक्टर है गाड़ी को लेने का, भाई मेरे पास, मैं आपको और बता देता हूँ यूज़ में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। मेरे पास 2 मेरी पर्सनल गाड़ियाँ और है, वेन्यू पेट्रोल और भाई हुंडई ऑरा CNG। भाई वो दोनों गाड़ियाँ माइलेज के लिए, मतलब कंफर्ट के लिए मैं वेन्यू चूज़ करता हूँ, और माइलेज के लिए मैं ऑरा को चूज़ करता हूँ। ये गाड़ी है भाई मज़े की गाड़ी, इसे मज़े में चलाते हैं हम। तो मज़े के लिए अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो भाई आप ज़रूर लो। पर्सनल गाड़ी आप वैसे बनाना चाहते हो कि दोस्तों यारों के साथ ही घूमना है,
तो आप इस गाड़ी को जरूर लो, पर फैमिली कार सोचकर इस गाड़ी को मत लेना। इस गाड़ी के अंदर कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं जो फैमिली को लगेगी आपकी, जैसे कि वो गाड़ी में चढ़ने में दिक्कत मानेंगे भाई, ऊंची भी बहुत ज़्यादा है, फुट रेस्ट के बिना हम पे ही नहीं चढ़ा जाता, वो लोग तो कहाँ ही चढ़ पाएंगे। उसके अलावा थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। महिंद्रा का सर्विस सेंटर जो है वो इतना बढ़िया नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो भाई आप लोगों को ये गाड़ी उस हिसाब से प्लान करनी है। बाकी गाड़ी नो डाउट प्रोडक्ट अच्छा है, सट्टे का प्रोडक्ट है, अगर अच्छा निकल गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो मैंने लोगों का देखा है भाई 15-20 हज़ार चलने के बाद दिक्कतें आने लगती है और सर्विस सेंटर पे रिजॉल्व नहीं हो पाती। कि ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आपको यहाँ पे 1-2 वीडियोस और मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।